हमारे भविष्य के भावी अधिकारियों को सपने अधिकारी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग तन्मयता से तैयारी करते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिससे मैं स्टार्ट कर रहा हूं NCERT बुक से। आज किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि NCERT के बिना काम नहीं चलता है। NCERT हर प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बेसिक बुक है। NCERT को समझे बिना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस थोड़ा मुश्किल सा लगता है। इसी श्रेणी में एक छोटा सा प्रयास हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। NCERT न्यू NCERT है, ये न्यू NCERT की बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 7 की, क्लास 7 चैप्टर 1 अध्याय 1 भूगोल का है। भारत की भौगोलिक विविधता। इस चैप्टर्स में भी बहुत से ऐसे फैक्ट हैं, तथ्य हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो यही कह रहा है कर्नाटक का जोग जलप्रपात। ये उतना नहीं है, हाँ सिंपल से कह रहा है जलप्रपात की शक्ति को विशेष टरबाइनों के माध्यम से जल विद्युत में बदला जाता है। हम लोग यहां से आते हैं, बात करते हैं, पढ़ेंगे NCERT स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बड़ा ही रोचक 1984 की घटना है। 1984 में राकेश शर्मा, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, ये SSC जनरल कॉम्पिटिशंस, रेलवे या टीचर्स एग्जाम्स, यहां तक कि कुछ PCS भी पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। चलिए, बाकी सबको मतलब नहीं। उन्होंने कहता है कि जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था अंतरिक्ष में कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। चलिए, इसमें अब सबसे पहले हम लोग यहाँ आपका इंपॉर्टेंट है, और ये PCS में भी कई बार पूछ चुका है, BPSC में पूछ चुका है, क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सोवियत रूस, प्रथम स्थान है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? दृष्टि से सबसे बड़ा देश बताइए। सबसे बड़ा देश है वो है भारत। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है भारत। अभी साल भर पहले तक चीन था, चीन को पछाड़कर भारत आगे आ चुका है। एशिया महाद्वीप का भाग है। इनके पड़ोसी देश कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये मिलकर क्या बनाते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। तो आपसे MCQ पूछ सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न में से कौन कौन शामिल हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में है कौन कौन है बेटा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार।
ठीक है। सामान्यतः भारत के 5 प्रमुख भूभाग हैं। महान पर्वतीय क्षेत्र, गंगा सिंधु का मैदान, है ना, महान पर्वतीय क्षेत्र, खासकर इसमें हिमालय के लिए आया है, गंगा सिंधु का मैदान, मरुस्थलीय भूभाग, दक्षिण प्राद्वीपीय द्वीप भाग और द्वीप समूह। चलिए अब इसमें सबसे पहले कहता है हिमालय की बात है। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर में प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ा है। थार मरुस्थल और अरब सागर भारत की पश्चिमी सीमा का निर्माण करता है। भारत का उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी सीमा थार मरुस्थल और अरब सागर, हिंद महासागर इसका दक्षिणी सीमा बनाते हैं और बंगाल की खाड़ी पूर्वी सीमा बनाते हैं। ये भारत की चौहद्दी। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में थार मरुस्थल और अरब सागर है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की स्थिति, भारत क्या है? भारत के उत्तर में स्थित हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के द्वीपों, पूर्व की ओर एक साथ यात्रा करें मानचित्र में विभिन्न रंगों। आगे बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की। हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला विशाल विशाल प्राकृतिक प्राचीर यानी दुर्ग के समान प्रतीत होता है, क्योंकि इसे भेद कर आना संभव नहीं है सालों भर बर्फ से ढके रहने के कारण। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट है। हिमालय को 8 हजारी कहा गया है। उपनाम हिमालय को 8 हजारी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इन हिमालय की कई चोटियां 8000 मीटर से अधिक ऊंची है। हिमालय की कई चोटियों को 8000 मीटर या 8 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई के होने के कारण हिमालय को 8 हजारी कहा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत सहित भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैली है, विस्तृत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला 8000 मीटर की अधिकांश चोटियों को 8000 मीटर से अधिक ऊंचा होने के कारण 8 हजारी कहा गया है। और यह पर्वत श्रृंखला 6 देशों में भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई है। गर्मियों में तो यहां पर आपको नाम याद रखना है, 8 हजारी से किसे संबोधित किया गया है? 8 हजारी कौन है? हिमालय पर्वत श्रृंखला को 8 हजारी कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और यही हम लोग भूल कर जाते हैं नहीं ध्यान देने पर। न्यू एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। गर्मियों में पर्वत पर जमी बर्फ पिघलती है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का जल स्रोत बनाती है। ये नदियां और इनकी सहायक नदियां लोगों को पीने योग्य जल, कृषि, औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनका जीवन का आधार बनता है, क्योंकि हिमालय के बर्फ पिघलकर पीने योग्य जल, कृषि, औद्योगिक उपयोग के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध कराती है। इसीलिए हिमालय को एशिया का जल शिखर कहा जाता है। चलिए, तो हिमालय का 2 उपनाम हो गया। पहला 8 हजारी। हिमालय के उपनाम कौन कौन से हो गए?
हिमालय के उपनाम, उपनाम पहला 8 हजारी, दूसरा इसको क्या कहते हैं, एशिया का जल शिखर, एशिया का जल शिखर, ये भी हिमालय पर्वत का ही नाम है। ये हिमालय सांस्कृतिक और आस्थाओं का केंद्र है। इन पर्वतों को पावन माना गया है क्योंकि यहाँ काफी सारे मठ मंदिर है, जिनके कारण आज भी संपूर्ण विश्व में संतों, महात्माओं, आध्यात्मिक साधकों के ध्यान, अर्चना एवं साधना के लिए आकर्षित करता है। तो यहाँ से 2 उपनाम याद रखिए, 8 हजारी और एशिया का जल शिखर। प्रमुख नदियां भागीरथी, गंगा। भागीरथी नदी गंगा की सहायक नदी है जो उत्तराखंड में गोमुख से निकलती है। आगे भागीरथी नदी, भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। कंफ्यूज मत होइएगा, गंगा नदी की बात नहीं हो रही है, गंगा नदी की बात नहीं हो रही है, भागीरथी नदी है। वास्तव में गंगा नदी कई नदियों का समूह है। तो भागीरथी नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है जो गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। गोमुख, गोमुख क्या है, गोमुख क्या है, गंगोत्री हिमनद का मुहाना। गोमुख, गोमुख क्या है, गंगोत्री एक हिमनद है, गंगोत्री हिमनद का मुहाना। इससे कौन नदी निकलती है, हिमनद का मुहाना। इस मुहाने से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी, जो आगे चलकर गंगा में आकर मिल जाती है। यह गंगा की सहायक नदी है। भागीरथी क्या है, गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी, यह हिमनद भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। इसे पवित्र माना गया है और असंख्य तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। गोमुख की एक लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा पथ, गोमुख लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा पथ भी है। आगे, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, रोचक कथा। अब ये देखिए यहाँ नया फैक्ट डाला है, नया फैक्ट आया है। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, ये कहता है बहुत समय पहले भारत गोंडवाना का हिस्सा था, भारत गोंडवाना का हिस्सा था, है ना, गोंडवाना का हिस्सा था, जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था। भारत का पड़ोसी, यहां देखिए भारतीय भूभाग है, ये भारतीय भूभाग है। 7.1 करोड़ साल पहले, 7.1 करोड़ साल पहले भारत कहाँ था, अफ्रीका का पड़ोसी था। गोंडवाना, भारत भारतीय भूभागीय, यही गोंडवाना था, गोंडवाना, गोंडवाना जो अफ्रीका का पड़ोसी था, इसके पड़ोस में अफ्रीका था, अफ्रीका का पड़ोसी था 7.1 करोड़ साल पहले। अब ये हुआ, भारतीय भूभाग गोंडवाना से अलग हुआ, अफ्रीका प्लेट से अलग हुआ, और अफ्रीका प्लेट से अलग होने के बाद यह उत्तर की ओर बढ़ने लगा, उत्तर की ओर बढ़ने लगा। 5 करोड़ साल वर्ष पूर्व यूरेशिया भूभाग तक पहुंचा, और लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 5.5 करोड़ साल पहले ये जो भारतीय भूभाग है ये उत्तर की ओर बढ़ते 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 यूरेशिया तक पहुंचा और यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। समझिए, 5.5 करोड़ साल पहले, 5.5 करोड़ साल पहले जो गोंडवाना था, गोंडवाना का भारतीय भूभाग था, यह भारतीय भूभाग जो उत्तर की ओर बढ़ रहा था 5.5 करोड़ साल पहले यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, और इसने यूरेशियन प्लेट को ढकेला, यूरेशियन प्लेट को ढकेला,
बीच की भूमि अनिवलित या सिलवटदार हो गई, ऊपर उठी और ऊपर उठ करके विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण की। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? भारतीय भूभाग के प्लेट को 5.5 करोड़ साल पहले यूरेशिया की प्लेट से टकराने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। कह रहा है, अब यहां दूसरा आगे इंपॉर्टेंट है, भारत आज भी एशिया की ओर बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर वार्षिक की दर से। भारत आज भी प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से एशिया की ओर बढ़ रहा है। ये यूरेशियाई प्लेट है, तो भारत एशिया की ओर बढ़ रहा है। साथ ही साथ हिमालय भी प्रतिवर्ष 5 मिलीमीटर वार्षिक दर से ऊंचा हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है, ध्यान रखिएगा कि भारत धीरे धीरे भारतीय भूभाग की प्लेट है, वो धीरे धीरे 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से यह उत्तर की ओर बढ़ रहा है, एशिया की ओर बढ़ रहा है। वहीं हिमालय पर्वत अभी भी 5 मिलीमीटर वार्षिक दर से ऊपर की ओर हो रहा है, उठ रहा है। अब हिमालय एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब निवास या घर, तो हिमालय का अर्थ हुआ बर्फ का घर। अब कहता है हिमालय की पर्वत श्रेणियां। हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। पहला हिमाद्री पर्वत श्रेणी, हिमाचल पर्वत श्रेणी और शिवालिक की पहाड़ियां। हिमाद्री पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची और सबसे विकट भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची, सबसे विकट भाग है। इनमें ऊंची ऊंची चोटियां, इनकी प्रमुख चोटियां है माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा है। यह सालों भर हिमाच्छादित रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। जीवन यहाँ का कठिन है, मानव बस्तियां नहीं है। ठीक है, हिमाद्री के बारे में सब पॉइंट याद रखिएगा। हिमाद्री श्रृंखला की चोटियां, हिमाद्री पर्वत श्रेणी की चोटी, हिमाद्री की चोटियां कौन कौन हो गई? पहला माउंट एवरेस्ट जो कि 8845 मीटर ऊंचा है, और कंचनजुंगा या कंचनजुंगा, ये 2 प्रमुख चोटियां हैं। सालों भर हिमाच्छादित रहती है, हिम से ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। इसके दक्षिण में अब देखिए हिमालय की पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण की ओर। हिमालय पर्वत श्रेणियां ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियां में सबसे पहले आ गया हिमाद्री। सबसे पहला नंबर 1 पर क्या आ गया बेटा? सबसे पहले है हिमाद्री। हिमाद्री के बाद आ गया हिमाचल और शिवालिक। उत्तर से दक्षिण हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री अत्यंत शीत जलवायु है, इसका जलवायु अत्यंत शीत है, ठंडा है, क्योंकि सालों भर बर्फ से ढका है। हिमाचल का जलवायु शीतोष्ण है, उससे कम ठंडा है, जबकि
शिवालिक सबसे नीचे है, घुमावदार पहाड़ियां है, यानी इनका भी जलवायु शीतोष्ण में ही आएगा, ये ध्यान रखिए। हिमाचल बृहद हिमाचल के दक्षिण में स्थित है, इसकी जलवायु समशीतोष्ण है, समशीतोष्ण है, समृद्ध जैव विविधता से भरा है। नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला जैसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं। कौन कौन हिमाचल में पर्यटक स्थल है, घूमने के लिए हिमाचल जाते हैं, जहां के प्रमुख पर्यटक स्थल है नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला। नैनीताल और मसूरी उत्तराखंड में है, नैनीताल और मसूरी उत्तराखंड में है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है और हिमाचल प्रदेश में शिमला है। ठीक, शिवालिक पहाड़ियां सबसे निचली श्रृंखला है, इनमें घुमावदार पहाड़ियां, विशेषताओं में ध्यान रखिएगा, घुमावदार पहाड़ियां और घने जंगल किस भाग में पाए जाते हैं? शिवालिक क्षेत्र में। घुमावदार पहाड़ियां और घने जंगल शिवालिक क्षेत्र में, जबकि ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला, ऊंची पर्वत चोटियां किसमें? हिमाद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। अत्यधिक जैव विविधता हिमाचल क्षेत्र में है, ये गिरिपाद वन्य जीवों से समृद्ध हैं। गिरिपाद यानी पहाड़ी के निचले हिस्से में हिमालय और गंगा के मैदान के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में काम करता है। यानी शिवालिक क्या है? गंगा के मैदानी भाग और हिमालय, इन दोनों का संक्रमण क्षेत्र है, मतलब जहां पर ये दोनों क्षेत्र आकर मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की प्रारंभिक गृह निर्माण पद्धति काटकूनी धाजी देवरी शैली, याद रखिएगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की गृह निर्माण शैली काटकूनी शैली या धाजी देवरी शैली है। ये काटकूनी घर है, काटकूनी घर मतलब अधिकांश लकड़ी का बना होता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर और लकड़ी का उपयोग होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, हिमालय की गृह निर्माण शैली, हिमालय की पारंपरिक गृह शैली कौन सी है? इसका नाम है काटकूनी शैली या धाजी देवरी शैली। काटकूनी शैली या धाजी देवरी शैली जो पत्थर और लकड़ी के संयोजन से बना हुआ है। पत्थर, बड़े बड़े पत्थर भी लगे होते हैं और लकड़ियां भी है, तो पत्थर और लकड़ियों के घर बनते हैं, जो घर को गर्म भी रखता है और हल्के भूकंप से भी बचाता है। नीचे भारी पत्थर है तो नीचे भारी हो जाने पर भूकंप में जल्दी हिलता नहीं। हिमाचल प्रदेश में क्या स्थित है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। जैव विविधता के साथ साथ उद्यान में रहने वाले ग्रामीणों के द्वारा संरक्षित किया जाता है। यानी जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, इनका संरक्षण ग्रामीण समुदाय और सरकार दोनों साथ साथ मिलकर करते हैं। देखिए इसकी प्रमुख जंतु किसके हैं? कौन सा है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख जंतु आपको यहाँ अगले स्लाइड में दिख रहा है। जैसे क्या है? हिमालयी मोनर, पहला हिमालयी मोनर, ये हिमालयी मोनर है, हिमालयी मोनर, हिमालयी मोनर। इसके बाद आपको दिख रहा है बौद्ध मठ, ब्यास नदी, ब्यास नदी, फिर हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, और इसके बाद हिमालय हिम तेंदुआ हिमालय क्षेत्र का स्थानीय बाजार में प्रसिद्ध कृषि उपज, और बुरांश, रोडोडेंड्रॉन,
इसका उपयोग शीतल पेय बनाने में किया जाता है, रोडोडेंड्रॉन या बुरांस। तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र, उद्यान में पाया जा राष्ट्रीय हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख पक्षी, पहला हिमालयी नर हिमालयी मोनर, हिमालयी मोनर प्रमुख पक्षी याद रखिएगा, हिमालयी मोनर, मोनर। फिर है हिम तेंदुआ, पशु में हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। और उसके बाद है रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन क्या है? हिमालय का एक स्थानीय वृक्ष है, पेड़ है, झाड़ी ही कहिए है, झाड़ी ही है। इनके फूल से शीतल पेय बनाया जाता है। बुरांस या रोडोडेंड्रॉन के फूल का उपयोग शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक बनाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भारत का शीत मरुस्थल, मरुस्थल का नाम सुनते ही उष्ण प्रदेश की छवि उभरती है। मरुस्थल शीत भी होते हैं और ये भारत का शीत मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। लद्दाख शीत मरुस्थल है जहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है, वर्षा कम होती है, उबड़ खाबड़ भूभाग है, चट्टानी क्षेत्र, घाटियां और पेंगोंगत्सो झील है। इसमें लद्दाख में, लद्दाख की प्रमुख झील पेंगोंगत्सो झील, पेंगोंगत्सो झील लद्दाख की प्रमुख झील है, लद्दाख की प्रमुख झील है पेंगोंगत्सो, पेंगोंगत्सो झील लद्दाख की प्रमुख झील है। यहाँ की भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखती है, इसीलिए विशिष्ट नाम है चंद्रभूमि। तो अगला पॉइंट आ गया चंद्रभूमि उपनाम। चंद्रभूमि किसे कहा गया है? तो चंद्रभूमि उपनाम दिया गया है लद्दाख को, चंद्रभूमि उपनाम दिया गया है लद्दाख को। भूगर्भ शास्त्री इस भूगर्भ भूभाग के निर्माण की व्याख्या इस तथ्य से करते हैं, जब भारतीय भूभाग यूरेशिया से टकराया तो पहाड़ मुड़ गया। यह पहाड़ कभी एक भूभाग का हिस्सा था, मुड़ा हुआ भाग एक महासागर का हिस्सा था, इसीलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत और चिकनी मिट्टी की बनी हैं। यानी कहा जाता है कि पहले ये टेथिस सागर यहाँ पर था। क्या था? टेथिस सागर था, सागर है ना, पहाड़ मुड़ गए, मुड़ा हुआ भाग टेथिस सागर महासागर का हिस्सा था, इसीलिए इनमें, इन चट्टानों में रेत और चिकनी मिट्टी पाई जाती हैं। ये देखिए लद्दाख की चंद्रभूमि, लद्दाख की चंद्रभूमि, लद्दाख की भूमि चंद्रभूमि कहलाती है। तो चंद्रभूमि लद्दाख की भूमि। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, इसमें क्या क्या उपनाम आए बेटा, कौन कौन से उपनाम आए? उपनामों पर ध्यान दीजिए, उपनामों पर ध्यान दीजिए, कौन कौन से उपनाम आए? तो पहला उपनाम हमें क्या देखने को मिला था? क्या पहला उपनाम था अपना? चलिए उपनाम, उपनाम पे आते हैं। उपनाम, चलिए यहां नहीं है उपनाम, हम लोग देखे थे। उपनाम कौन सा आ रहा था? हिमालय में यूरेशिया ढकेला, ये हो गया, ये हो गया। चलिए हिमालय का उपनाम, हिमालय में पहले माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, अच्छा इसकी हिमाद्री हिमाचल, ये हो गया शिवालिक। उपनाम, उपनाम इस क्षेत्र के उपनाम क्या क्या थे? भूल गए? इसके ऊपर ही था ना, लिखे थे उपनाम। बर्फ का घर, हिमालय को एक तो कहा गया था बर्फ का घर, बर्फ का घर, और
गोमुख, हाँ गंगोत्री गोमुख, ये हिमालय के उपनाम 8,000 एशिया का जल शिखर, हिमालय के उपनाम 8,000 एशिया का जल शिखर, 8,000 और एशिया का जल शिखर, याद रखिएगा 8,000 और एशिया का जल शिखर, ठीक है। अच्छा, फिर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं ये छोड़ दिए, चलिए फिर यहाँ क्या उपनाम आया था, यहाँ उपनाम आया चंद्रभूमि, कौन सा हो गया, लद्दाख की भूमि को क्या कहा गया, चंद्रभूमि, क्यों, क्योंकि चंद्रमा के समान है और ये मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी और रेत की बनी हुई है, ये लद्दाख का जीवन है। याक लद्दाख में पाया जाने वाला प्रमुख पशु है, याक लद्दाख का प्रमुख पशु है, इससे हमें क्या क्या मिलता है, दूध, मांस, ऊन, गोबर के लिए पाला जाता है, परिवहन के लिए पाला जाता है। तो हिमालय क्षेत्र में याक को किसका पालन किस लिए किया जाता है, दूध, मांस, ऊन, गोबर आदि के लिए याक का पालन किया जाता है। चलिए हिमालय देखिए, पैंगोंगत्सो झील है ये लद्दाख का पैंगोंगत्सो झील, यह झील खारे पानी का झील है, इसमें खारापन आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में घुले खनिजों के कारण है। पीसीएस, यूपीएससी अब आपको मल्टीपल स्टेटमेंट देने में हो गया है, असर्शन रीजन में बना कर आके आपको दे सकता है। जैसे इसमें आपको पूछ सकता है कि पहला स्टेटमेंट कि लद्दाख का पैंगोंगत्सो झील खारे पानी का झील है, दूसरा दे सकता है कि लद्दाख क्षेत्र के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों के खनिज के घुलने से इस झील में खारापन आया है। समय के साथ पवन और वर्षा ने पहाड़ों का अपरदन किया, क्या हुआ, पवन अपरदन और वर्षा के द्वारा अपरदन, जिससे कारण इसका चित्र बदल गया। लद्दाख के प्रमुख वन्यजीव हिम तेंदुआ, आइबेक्स, तिब्बती मृग, प्रमुख जीव लद्दाख के कौन कौन, हिम तेंदुआ, आइबेक्स और तिब्बती मृग। लद्दाखी लोग सादा जीवन जीते हैं, प्राचीन बौद्ध मठों तथा लोसर हेमिस महोत्सव के लिए जाना जाता है। लद्दाख हिम तेंदुआ, आइबैक्स, तिब्बती मृग जैसे वन्य जीव के साथ साथ प्राचीन बौद्ध मठ, लोसर, हेमिस महोत्सव जैसे त्योहारों के लिए जाना जाता है। एक मिनट, आगे बात करते हैं गंगा के मैदान की। जैसे हिमालय से दक्षिण बढ़ते हैं, गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदान में पहुंचते हैं, तो गंगा का मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह मैदान उपजाऊ है, विशाल है। मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता का प्रमुख भाग रहा है। इन मैदानों को हिमालय से निकलने वाली नदियां पोषित करती है, जो इस क्षेत्र के लिए जल के रूप में महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। इनमें कौन कौन सी नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली व्यापक जाल के इस क्षेत्र की मिट्टी को खनिजों से संबद्ध बनाती है, जिससे यह अत्यधिक उपजाऊ होती है, कृषि के लिए आदर्श हो जाती है,
अनेक खनिज लवण भी लाते हैं जो मिट्टी को अत्यधिक उर्वर बना देती है। प्रचुर मात्रा में कृषि संभव है। चलिए ये देखिए मैदानी की आधुनिक कृषि प्रणालियां हैं। दिल्ली का हवाई दृश्य, दिल्ली दाईं ओर यमुना नदी दिख रहा है दिल्ली में। चलिए ठीक है। ये फिर आ गया पश्चिम बंगाल में धान की खेती, उत्तर प्रदेश की बहुफसली कृषि। बहुफसली कृषि का मतलब हो गया एक साथ कई तरह की फसलें लगाना। भारत के उत्तरी मैदानों की समतल भूमि विस्तृत परिवहन तंत्र विकसित हुआ है। सड़क और रेलवे तंत्र लंबी दूरी तक लोगों और माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं। चलिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उपयोग यात्रा व्यापार के लिए सहस्राब्दियों से किया जाता है। ये चीज गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का उपयोग यात्रा और व्यापार के लिए सहस्राब्दियों मतलब हजारों सालों से किया जाता रहा है। गंगा के मैदान में परिवहन के साधन देखिए रेलवे है और ये जल परिवहन है। भारत में अधिकांश नदियों का नाम देवियों के नाम पर रखा गया है। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मा का पुत्र यानी नर। पुरुष के नाम पर किस नदी का नाम रखा गया है? पुरुष के नाम पर रखा गया नदी कौन सा है? नाम पर रखा गया नदी का नाम, नदी कौन है? रखा गया नदी कौन सा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मपुत्र। अधिकांश नदियों का नाम देवियों के नाम पर रखा गया है। देखिए गंगा के मैदानी भाग का उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र अब यह है। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या पाया जाता है? प्रमुख ग्रे लंगूर। इसी तरह से बाघ विलुप्ति के कगार पर बाघ परियोजना इन प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के लिए लाया गया है। एक भारतीय घड़ियाल। चलिए अगला पॉइंट, भारतीय घड़ियाल लंबाई 2.5 से 4.5 मीटर, विलुप्त के कगार पर आया सरीसृप है। कानूनी रूप से इसका शिकार अथवा क्षति निषिद्ध घोषित किया गया है। तो भारतीय घड़ियाल की लंबाई 2.5 से 4.5 मीटर होता है। ठीक है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए ये बात हो गई विशाल मैदान की। अब है विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल। थार मरुस्थल सुनहरी रेत के टीलों का विशाल विस्तार, उबड़ खाबड़ क्षेत्र, व्यापक खुला आसमान है। टीला, ये टीला बन रहा है इसमें। चलिए रेत के टीले का आकार कैसा होता है? उनका आकार स्थिर होता है। आपको क्यों ऐसा लगता है? रेत के टीलों का आकार भी इनके समान होता है जबकि केवल रेत से बने होते हैं। चलिए ये अब आ गया जैसलमेर की स्वर्ण नगरी। जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला यूनेस्को विश्व धरोहर जैसलमेर। इसको जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी अगला उपनाम आया, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। चलिए कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल। रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशा रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति दे देती है। ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। दे सकता है रेत के टीलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हवा की दिशा, हवा के द्वारा रेत के स्थानांतरित होने से इनका निर्माण होता है।
और दूसरा कथन दिया ये टीले 100 मीटर तक ही ऊंचे हो सकते हैं, तो गलत कथन हो जाएगा। कथन है ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे होते हैं। थार शुष्क क्षेत्र है, अधिकांश भाग भारत में स्थित है। अब थार मरुस्थल में स्थित राज्य कौन कौन है? थार मरुस्थल में भारत के राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। कठोर परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करता है, मानव पशु आवागमन को बाधित करता है। इनकी विशेषता दिन में अत्यधिक तापमान होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, रातें अत्यधिक ठंडी होती है और जल का अभाव होता है। थार मरुस्थल की विशेषताएं, अत्यधिक गर्म दिन, थार मरुस्थल की विशेषताएं, थार मरुस्थल की विशेषताएं थार मरुस्थल की विशेषताएं। तो पहला हो गया अत्यधिक गर्म दिन, अत्यधिक गर्म दिन, ठंडी रातें और जल का अभाव। जल का अभाव। थार में रहने वाले लोगों ने अपने जीवन शैली को स्थान और परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। खान पान, वेशभूषा, जीवन शैली इनके अनुरूप है। पुष्कर, पुष्कर किस लिए जाना जाता है? ऊंट की मेला के लिए। ये कहाँ है? थार की सीमा पर। पुष्कर, पुष्कर ऊंट की मेला के लिए विश्व विख्यात है। थार मरुस्थल की सीमा पर स्थित पुष्कर ऊंट की बिक्री के लिए जाना जाता है। इसमें घर से दूर ले जाती महिलाएं ग्राम में वर्षा का जल संचयन, देखिए ये है। मरुस्थल में जल का अभाव होता है। महिलाओं को परिवार के लिए, प्रायः अपने परिवार के लिए जल लाने हेतु लंबी दूरी यात्रा करनी पड़ती है। इसीलिए बर्तनों को स्वच्छ रखने की पारंपरिक विधि है रेत को से तब तक रगड़ा जाए जब तक साफ नहीं हो जाएं, और धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यानी थार मरुस्थल के निवासी अत्यधिक जल कुशल होते हैं। थार मरुस्थल के निवासी जल कुशल होते हैं, अर्थात वे जल का सबसे अधिक कुशलता पूर्वक सदुपयोग करते हैं। बर्तन धोने के लिए क्या करते हैं? वे पहले बर्तन को रेत से रगड़ते हैं पूरी तरह से, तब तक रगड़ते हैं जब तक वो साफ नहीं हो जाए, और फिर उसके बाद उसे पानी से धोते हैं। किसी पौधे को सींचने जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए अब की बार जब भी आप नल खुला छोड़ें, थार रेगिस्तान के लोगों को याद अवश्य करें। चलिए, अच्छा, थार मरुस्थल और किस लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण उपाय टांका या कुंड। टांका या कुंड, इसका संबंध किससे है? टांका, कुंड। टांका और कुंड, इसका संबंध किससे है? टांका एवं कुंड, इनका संबंध किससे है? तो राजस्थान थार मरुस्थल की, किससे है? थार मरुस्थल की जल संरक्षण विधि से। थार मरुस्थल की जल संरक्षण उपाय से। जल संरक्षण से। अब है अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां सभी के लिए सिविल सर्विसेज पीटी 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली की पहाड़ियां क्योंकि विवादित रहा है। अरावली की पहाड़ियां 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। अरावली की पर्वत श्रृंखला 2.5 अरब साल पुरानी है। अनेक चोटियां, अनेक पहाड़ी हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, माउंट आबू अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी
1722 मीटर ऊंची है। अधिकांश पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक ऊंची है। चलिए, ये 3 पॉइंट याद रखना है कि अरावली पर्वत 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। माउंट आबू सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इनकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई 300 से 900 मीटर तक है। अरावली का विहंगम दृश्य कहां से आरंभ होता है? थार मरुस्थल से आरंभ होता है। इस श्रृंखला के बाद इसका थार मरुस्थल आरंभ हो जाता है। माउंट आबू से थार मरुस्थल में से जोधपुर की 4.5 घंटे की गाड़ी यात्रा पूर्ण रूप से भिन्न भौगोलिक दृश्य की ओर ले जाती है। चलिए आगे। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्व की ओर विस्तार से रोकती है। अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। इनमें पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा। इनके कारण इनमें काफी अधिक खनन होता है और खनन माफियाओं का ध्यान इसी तरफ काफी गया है। जावर स्थित प्राचीन खदानों से प्राप्त प्रमाणों से पता चला है कि 8वीं शताब्दी पूर्व जस्ता निकालने के कौशल में हासिल करने में भारत विश्व का अग्रणी है। 8वीं शताब्दी में ही हमें खनन की ज्ञान थी और हम अरावली पर्वत से, पहाड़ियों से जस्ता का निष्कासन करते थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर ऐतिहासिक किले इसी में स्थित है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, ये कुंभलगढ़ का किला है, अरावली पर्वत से घिरा हुआ। इसके बाद आ गया प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, पठार क्या है? यहाँ पठार का परिभाषा दिया हुआ है। पठार स्थल रूप जो अपने चारों ओर की भूमि से ऊंचा है और सतह समतल हो। यानी पठार का क्या परिभाषा हुआ? समतल सतह एवं खड़ी ढाल वाला अपने चारों ओर की भूमि से ऊंचा भूभाग, इनके किनारे खड़ी ढाल वाले होते हैं। भारत में अनेक पठार है। प्रमुख पठार मध्य और दक्षिणी में त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं। यानी भारत का पठारी भाग त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का पठारी भाग त्रिकोणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यह बहुत पुरानी भूमि संरचना है। यह क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है क्योंकि 3 ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर द्वारा जल से घिरा है, इसीलिए प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। यानी भारत का जो पठार है, भारत का पठार प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप क्यों कहलाता है? प्रायद्वीप क्या होता है? 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है और भारत का पठार अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का पठार प्रायद्वीपीय है क्योंकि भारत का पठार अरब सागर, बंगाल की खाड़ी
और हिंद महासागर द्वारा जल से घिरा हुआ है। दो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट विशेषताएं, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे होते हैं और पश्चिमी तट के साथ फैले हुए हैं। यहाँ झरने हैं जो इनकी कई ढालों से भरते हैं। इनको पश्चिमी घाट को ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यहाँ अनेक नदियां प्रवाहित होती है। इस घाट के पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री पहाड़ी कहा जाता है। सह्याद्री पहाड़ी क्या है? पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र। प्रायद्वीप क्या होता है? वह भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। चलिए, पूर्वी घाट छोटा है और छोटे छोटे पर्वत खंडों में विभाजित है। ध्यान रखिएगा, जहां पश्चिमी घाट का एक कंटिन्यूटी है, निरंतरता बनी हुई है, वहीं पश्चिमी घाट ऊंचे हैं और प्राचीर की भांति फैला हुआ है। पूर्वी घाट छोटे छोटे पर्वत खंडों के बने हैं, पूर्वी घाट के फैले हुए हैं। इनके बीच का उच्च समतल क्षेत्र दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या है? दक्कन का पठार क्या है? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार क्या है? पूर्वी घाट और पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट से घिरा उच्च समतल भूमि, उच्च समतल भूमि। इनकी प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। दक्कन के पठार में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। कौन कौन? गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, ये नदियां कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती हैं। चलिए, यह पठार वनों तथा उपजाऊ भूमि से समृद्ध है। यह पठार, इस पठार का हल्का ढाल, इसका ढाल यानी दक्कन के पठार का ढाल किस तरफ है? दक्कन के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, नहीं, इसका ढाल पूरब से पश्चिम की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। चलिए, ये देखिए छत्तीसगढ़ का जंगल है। इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की ओर खाड़ी की ओर बहती है। दक्कन के पठार की नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर क्यों बहती है? दक्कन के पठार की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर क्यों बहती है? पठार की कुछ नदियां, इसमें ये देता है, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है, खाड़ी की ओर गिरती है। इसका कथन 1 और कथन 2, कथन 2 बना देगा कि दक्कन की पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है,
दक्कन की पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है ना। दक्कन की पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब इसमें दे देगा ना, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 सही है, और कथन 1 2 1 की व्याख्या करता है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा, महानदी का उद्गम यहीं से होता है। ठीक, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है। तो दक्कन के पठार से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो अरब सागर में गिरती है कौन है? नर्मदा और ताप्ती। जबकि गोदावरी, कृष्णा और महानदी किस ओर? पूर्व की ओर बहती है। दक्कन की पठार से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, दक्कन का पठार हो गया, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन से हैं? पूर्व की ओर बहने वाली नदियां गोदावरी, कृष्णा और महानदी। कौन कौन? गोदावरी, कृष्णा, महानदी। और दक्कन के पठार की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरती है कौन कौन है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। अब यहां रहने वाले आदिवासी कौन कौन है? दक्कन के पठार के आदिवासी संथाल, गोंड, बैगा, भील, कोरकू। इन जनजातियों की विशिष्ट भाषाएं, परंपराएं, जीवन शैली प्राकृतिक रूप से जुड़े हुई हैं। आदिवासी कहां कहां है? आदिवासी समुदाय झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में हैं। भारत में पठारों पर सुंदर जलप्रपात भी हैं और पठारी भाग में जलप्रपात होने के कारण नदियों का असमान और चट्टानी सतहों से प्रवाहित होना है। ये जलप्रपात पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ जल विद्युत भी करते हैं। देखिए जलप्रपात है पेरियाकानल, मुन्नार के स्थित पावर हाउस जलप्रपात। यह है पेरियाकनल, मुन्नार स्थित पावर हाउस जलप्रपात। और ये आपको दिया गया पश्चिमी घाट का मकाक बंदर, पश्चिमी घाट का मकाक बंदर और पश्चिमी घाट का किंग कोबरा प्रमुख सरीसृप। फिर आ रहा है पश्चिमी घाट का कीटभक्षी पौधा और पठारी क्षेत्रीय कोयले की खदान ताप विद्युत के लिए वैश्विक तापमान को अच्छी देता है। ये चलिए, पश्चिमी घाट का भारत का वित्तीय केंद्र मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित है। मुंबई का चित्र दिया हुआ है। भारत की अद्वितीय तट रेखाएं, भारत की तट रेखाओं पर सुंदर तट या पुलीन, चट्टानी टील और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों में सुनहरी रेत पाई जाती है तो कुछ पर काली शैलें पाई जाती हैं। कई द्वीपों पर प्रवाल भित्तियां हैं, घने जंगलों से ढके हुए हैं। भारत की तट रेखा, ये इंपॉर्टेंट है, 7500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। पश्चिमी तट कहां से कहां तक फैला हुआ है? विस्तार, पश्चिमी तट का विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात से
पश्चिमी तट का विस्तार गुजरात से केरल तक, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक से होकर गुजरता है। महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक पश्चिमी तट, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल। अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी तटों पर मुहाने का निर्माण करती है। तट रेखा छोटी छोटी नदियां और जलोढ़ निक्षेपों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी तथा अन्य भू आकृतियां यानी संकरी खाड़ियां, क्रिक्स, एस्चुअरी आदि बनती है। चलिए, हवाई द्वीप पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अरब सागर के कितने समीप है, ये देखिए पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं जो अरब सागर के पास ही है। पश्चिमी घाट तट पर अनेक महत्वपूर्ण पत्तन और नगर भी हैं। पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के मध्य, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इनमें प्रमुख नदियां महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील, पुलिकट झील प्रमुख झील है इस क्षेत्र की। इनमें लैगून भी पाया जाता है। लैगून क्या है? प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशय से अलग हुआ झील। लैगून की परिभाषा क्या है? प्राकृतिक अवरोधक द्वारा बड़े जलाशय से अलग हुआ झील लैगून कहलाता है। जब नदियां अपने अवसादों को किसी बड़े जलाशय पर जमा करती है तो बनने वाली भू आकृति डेल्टा कहलाती है। डेल्टा क्या है? नदियों द्वारा लाए गए या निक्षेपित अवसादों के किसी जलाशय पर निक्षेपण से बनी स्थलाकृति। जो अवसाद एकत्र होकर त्रिभुजाकार अथवा पंखाकार, तो डेल्टा त्रिभुजाकार या पंखाकार हो सकता है। अब इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट पे दे सकता है। डेल्टा कैसे बनता है? नदियों द्वारा अवसादों को जमा करने से बने अवरोध के कारण बनी स्थलाकृति जो त्रिभुजाकार या पंखाकार हो सकती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी जलाशय अधिक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। भारतीय द्वीप समूह कहाँ कहाँ है? हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीप समूह स्थित हैं। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह? अरब सागर में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप 36 बड़े द्वीपों का समूह है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं है। इनका उपयोग मछली पकड़ने, संसाधन की खोज, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 500 से अधिक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप हैं। अब ये पॉइंट, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप, ज्वालामुखी फटा, उनका निक्षेप हुआ, उनके निक्षेपण से बना द्वीप कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन्हें अलग अलग दो अलग भागों में बांटा गया, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। चलिए, लक्षद्वीप की प्रवाल भित्ति है ये, अंडमान की प्रवाल भित्ति, दोनों में अंतर है ना। चलिए, ये द्वीप समूह भारत की निगरानी चौकियों की तरह हैं। समुद्र पर निगरानी करते हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए, सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी
बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में है। द्वीपों से वापस हिमालय के पूर्वी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी से यात्रा करते हैं तो रास्ते में सुंदरवन दिखता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा है। इसमें किस नदी में, किस डेल्टा में नदी, सागर, भूमि तीनों का मिश्रण है? तो वो है सुंदरवन डेल्टा में। इसका आधा भाग भारत में और शेष भाग बांग्लादेश में है। तो सुंदरवन डेल्टा के संबंध में 2-3 बातें याद रखना है। पहला कि इस डेल्टा में का निर्माण में, इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि तीनों का सम्मिश्रण है और इस डेल्टा का आधा भाग भारत में, आधा भाग बांग्लादेश में स्थित है। चलिए, 7 सिस्टर्स जलप्रपात मेघालय है ना, 7 धाराएं होने कारण 7 सिस्टर्स कहा गया है। 7 सिस्टर जलप्रपात है ये। फिर ये आगे दिया रहा है खासी, गारो और खासी, खासी समुदाय द्वारा मेघालय साधसुख मिनेसिम, साधसुख मिनेसिम उत्सव, साधसुख मिनेसिम उत्सव खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फिर ये मेघालय का, ये देखिए जड़ों द्वारा, पेड़ की जड़ों द्वारा निर्मित पुल, पेड़ की जड़ों द्वारा ये निर्मित पुल है। आगे कहता है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी यात्रा के अंतिम गंतव्य है, मानचित्र पर दिखाए गए गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया पूर्वोत्तर की पहाड़ियां है। मेघालय पठार की, ये जो मेघालय पठार में स्थित है, हरियाली, भारी वर्षा, लुभावने जलप्रपात के लिए जानी जाती है। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित मॉलिन नोंग गांव एशिया का सबसे स्वच्छ गांव, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा? मॉलिन नोंग गांव है और जीवित जड़ों से बने लिविंग रूट पुल्स के लिए जाना जाता है, जो कई वर्षों के दौरान पेड़ की जड़ों के, देखिए ये जो पुल है लिविंग रूट्स पुल है, जीवित जड़ों से बना हुआ पुल है। इसमें क्या हुआ, पेड़ की जड़ें आपस में मिली हैं, जुड़कर पुल का निर्माण की हैं। चलिए, अब यहां कहानी खत्म हो गया, चैप्टर 1 आगे इसका चैप्टर 2 लाएंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, बी कोऑपरेट। और हम इसके अगले, इसका मैं पीडीएफ में इनकी मेन पॉइंट्स आपको पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।